जेफरी एप्स्टीन 1953 में पैदा हुआ न्यूयॉर्क सिटी में। मध्य श्रेणी के परिवार में पैदा हुआ। मैथ में बड़ा दक्ष था और अध्यापक के तौर पर भी कार्यरत रहा। आगे चलकर ये फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकरेज में भी हाथ पैर मारने लगा। बड़ी जल्द इसने पैसा कमा लिया और इसकी मुलाकात होती है गिसलिन मैक्सवेल से, जो कि ब्रिटिश शाही घराने के साथ साथ बड़े बड़े लोगों के साथ उसके संपर्क थे। उसके कारण एप्स्टीन के संपर्क भी बड़े बड़े लोगों के साथ बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि एप्स्टीन की फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो कार्य था वो चल निकला। उसकी ख्वाहिश होती थी 13 साल से 19 साल की लड़की के साथ संबंध बनाने की, और इसमें उसकी मदद करती है उसकी फ्रेंड गिसलिन मैक्सवेल। गिसलिन मैक्सवेल की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि वो ऐसी लड़कियों की जो कि कम उम्र की लड़कियां होती उनको वो खोजती, और उसकी कोशिश होती कि ये जो लड़कियां हों वो गरीब परिवार से हों और जल्दी से उसके चुंगल में फंस जाए। अब तक एप्स्टीन पाम बीच और मैनहट्टन में अपने घर बना चुका था। पाम बीच में उसका मेंशन था, मैनहट्टन में भी उसने बहुत बड़ा घर ले रखा था। और मैक्सवेल क्या करती थी, वो लड़कियों को बहला फुसलाकर मसाज कराने की ट्रेनिंग देने के बहाने उनको एप्स्टीन के पास ले आती। एप्स्टीन धीरे धीरे उनको अपने जाल में फंसाता, अपनी मीठी बातों में उनको बहलाता और धीरे धीरे उनके साथ संभोग करने की कोशिश करता। और जब वो इसमें सफल हो जाता तो बाद में इन लड़कियों को वो ट्रेन करके आगे अपने क्लाइंट्स को भी भेजता, और धीरे धीरे उसका क्लाइंट सर्कल इतना बढ़ गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, नॉम चॉक्सी, रिचर्ड ब्रांसन, बिल गेट्स, प्रिंसेस नॉर्वे, ड्यूक एंड्रयू, ये शब्द शामिल थे, और इनके अलावा और भी बहुत से व्यक्ति थे। और इन लोगों को वो अपने पाम बीच, मैनहट्टन मेंशन, और इसके अलावा उसने एक 727 प्लेन दिया जिसको उसने कन्वर्ट करके एक लग्जरी प्लेन में कन्वर्ट कर लिया था, और उसका नाम रखा था लॉलिटा एक्सप्रेस। लॉलिटा एक्सप्रेस जो है, ये नाम लॉलिटा नॉवल की याद दिलाता है जो 1953 में वोल्डेमर नेबोकोव ने लिखा था, ये पब्लिश हुआ था। ये नॉवल भी 13 साल की लड़की का 42 साल के आदमी के साथ अफेयर के बारे में था, और क्योंकि समाज इस प्रकार के अफेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, किसी बच्चे के साथ अफेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, इस नॉवल पर बैन लगा दिया गया था। लॉलिटा बड़ा पॉपुलर नाम था नॉवल का, और फ्रांस, इंग्लैंड, इटली वगैरह में इस पे बैन लगा दिया गया था। और लॉलिटा एक्सप्रेस, और लॉलिटा में भी वो जो लड़की है वो कैरिबियन आइलैंड में बोट द्वारा जाती है, और इसी प्रकार ये लॉलिटा एक्सप्रेस था जिस जहाज में मित्र बैठ के उन लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए वर्जिन आइलैंड जाया करते थे, जहां पर उसने एक बहुत बड़ा मेंशन ले रखा था। सो पैसे के साथ साथ उसकी बड़े लोगों के साथ जान पहचान थी, जिसके कारण उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था, और धीरे धीरे उसका ये जो रैकेट था लड़कियों का, ये बहुत बड़ा विशाल रूप ले गया। 2006 में उसके खिलाफ पाम बीच पुलिस में रिपोर्ट हुई और उसके खिलाफ केस चला, और 2008 में उसको 13 महीने की सजा सुनाई गई। क्योंकि पाम बीच पुलिस के साथ वो उसके बड़े अच्छे संबंध थे, उनको वो बहुत भारी डोनेशन दिया करता था, हर प्रकार से उस वहां की पुलिस की सहायता किया करता था, इसलिए पुलिस ने उसकी तरफ बड़ा धीमा रवैया रखा और उसको बहुत कम सजा हुई, और उसे सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन में संलिप्त पाया गया। क्योंकि अगर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में, पेडोफिलिया में अगर उसे दर्ज करते तो शायद वो कभी बाहर ना आ सकता। फिर ये एक बार दोबारा छूटकर जब बाहर आता है और फिर अपने इसी कार्य में व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस बार जब उसके खिलाफ शिकायत होती है
जिसमें ग्यूफायर, मैरीना, हेले, वर्जीनिया, जो बहुत सारी लड़कियां हैं। उस समय मी टू भी चलन में शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत सी ये जो लड़कियां जिनको ये सेक्सुअल अब्यूज के लिए लाता था, वो गरीब घराने से होने के कारण उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सके, क्योंकि वो डरती थी और अक्सर ये उनको डराया धमकाया भी करता था। एक तो पैसा था और दूसरा इसका इन्फ्लुएंस, जिसके कारण इसके खिलाफ कोई आवाज ना उठ सकी। लेकिन जुलाई 2019 में इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके खिलाफ चाइल्ड मोलेस्टेशन का केसेस शुरू हो गए। इसको पता था कि अब ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। 10 अगस्त 2019 को इसने जेल में आत्महत्या कर ली और लगता था कि इसके साथ ही एप्स्टीन फाइल्स का जो केस है वो खत्म हो गया, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ट्रंप बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे और माना जाता है कि ट्रंप ने भी इसकी सीधे या असीधे तौर से इसको बचाने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो पकड़ा गया और उसको सजा हुई और उसने अपनी आत्महत्या कर ली, तो इस पे भी शक जताया गया, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन था और वो मैनिपुलेटर बहुत तगड़ा था और वो जानता था कैसे मैनिपुलेट करके अपनी जान को बचाना। चलो जो भी हुआ, उसने एक ट्रस्ट कायम किया जिसमें 136 औरतों को कंपनसेशन दी गई, जिन्होंने कहा कि इसने हमें प्रताड़ित किया था, और उनमें से 35 जो थी वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में, पेडोफिले की कैटेगरी में आती थी। और उसने ये जो ट्रस्ट बनाया उसमें वो विल करके छोड़ गया कि जब तक ट्रस्ट में ये जो सारी लड़कियां हैं इनकी कंपनसेशन ना दी जाए, मेरी प्रॉपर्टी को बांटा ना जाए। और इस प्रकार लगता था कि एप्स्टीन फाइल्स जो है खत्म होगी। ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि इसकी फाइल्स को दबाया जाए, जग जाहिर ना किया जाए, लेकिन इतनी आवाज उसके खिलाफ उठी कि सरकार को आखिरकार ये जो एप्स्टीन फाइल्स थी, जो इतना पुलंदा इकट्ठा हुआ था, जो इसके घर से, इसके मेंशन से और इसके रिहाई से इकट्ठा किया गया था, उसको जग जाहिर कर दिया गया। हजारों की तादाद में लिटरेचर है, वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जिसको इस समय सरकार ने लोगों के सामने पेश कर दिया है। अब वहां से एकत्रित करके अब धीरे धीरे कई लोगों के पोल खोल रहे हैं और वहीं से हमें पता चला कि कितने इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो इस काम में इसके साथ संलिप्त थे। लेकिन ट्रंप के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ भी कोई ऐसी सबूत तो पेश नहीं किया जा सका। उसको पकड़ा भी गया था, जेल भी हुई, लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया गया। एंड्रयू का टाइटल्स थे वो उससे छीन लिए गए। लेकिन इसके अलावा किसी और को कोई सख्त सजा हुई हो ऐसा नहीं है। हाँ, मैक्सवेल जो है, जो उसकी पार्टनर थी, जो उसके साथ उसका साथ देती थी, उसके इस गंदे काम में उसका साथ देती थी, उसको भी पकड़ लिया गया और 2021 में उस पर केस चला और उसे 20 साल की कैद सुनाई गई। क्योंकि ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो सामने आई और उन्होंने आके जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आओ आज हम इन लड़कियों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मैरीना लेसार्तो। ये ब्राजील की रहने वाली थी। इसकी माँ जो है वो ब्राजील से अमेरिका शिफ्ट हो जाती है इलीगल मीन्स के साथ। उस समय इसकी उम्र 7 साल की थी। माँ के पीछे पीछे 1 साल के बाद ये माँ को ज्वाइन करती है। माँ का इश्क हो गया है किसी आदमी के साथ और वो उसके साथ रह रही है, ये भी उनके साथ रहती है। जिसे वो पापा, जिसे स्टेप फादर आप कह सकते हैं, वो उसका स्टेप फादर था। तीनों एक कमरे में रहते हैं और धीरे धीरे वो जो स्टेप फादर था वो उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। तब ये 10 साल की हो चुकी थी और वो उसे मोलेस्ट करना शुरू कर देता है। और ये बात जब वो अपनी माँ से बताती है तो माँ उसी को डांटती है और उसे समझाती है कि तुम गलत बोल रहे हो। एक बार वो तंग आकर पुलिस के पास चली जाती है और शिकायत करती है पुलिस से। लेकिन पुलिस जब आती है तो पुलिस उसी के ऊपर इल्जाम लगा देती है। तब तक उसकी माँ के बेटी हो चुकी थी और वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्टेप सिस्टर, जो सिस्टर है,
उसके साथ नफरत है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। उसकी नानी आती है, वो भी उसी को दोषी ठहराती है और अंत में वो अपने आप को छोड़ देती है। वो वहां से भागने की कोशिश भी करती है और जब वो भागती है तो तब उसकी मुलाकात मैक्सवेल से होती है। मैक्सवेल ऐसी लड़कियों को ढूंढ रही थी जिनको वो आसानी से एप्स्टीन के सामने पेश कर सके। छोटी उम्र की 13 साल की लड़की जब इस हालात में मैक्सवेल के पास आती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें $300 से ऊपर दे दूंगी, तुम मेरे पास आओ और मसाज का काम है, बड़ा आसान कार्य है, तुम चलो। मैनहट्टन मैंशन में जब वो उसे लेके जाती है, इतना बड़ा दरवाजा, कहती मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। और अंदर जब जाती है तो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें एप्स्टीन को ट्रम्प, बिल क्लिंटन और बड़े बड़े लीडर्स के साथ दिखाया गया था। वहां पे न्यूड लड़कियों की पेंटिंग्स थी, साथ में जो मसाज कमरा था वो भी बहुत वेल फर्निश्ड था, ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। और धीरे धीरे जब वो वहां पे उसको बिठा जाती है तो एप्स्टीन दाखिल होता है। एप्स्टीन उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। पहले तो वो रेजिस्ट करती है, वो अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेती है। एप्स्टीन कहती है, मुस्कुराता और कहता है कोई बात नहीं, एक दिन आएगा तुम सब कुछ खोल छोड़ दोगे और मेरे पास चले आओगे। और धीरे धीरे वो एप्स्टीन के जाल में फंसती जाती है और एप्स्टीन उसे अपने मुताबिक ढाल लेता है। जब वो सब कुछ मान जाती है, फिर एप्स्टीन उसे दूसरे लोगों के साथ संभोग करने के लिए भेजता है। और यहां तक वो कहती हैं मैरीना कि हमारे खाने पर हमारे पाबंदी थी, क्या ड्रग्स, हमें ड्रग नहीं ले सकते थे, विस्की नहीं पी सकते थे, लिमिटेड खाना खाते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे, हमें डराया धमकाया जाता था कि अगर तुमने बताया किसी से तो ये अच्छा नहीं होगा, तुम कहाँ आते हो कहाँ जाते हो बिल्कुल नहीं बताना, टैक्सी भी करनी है तो वो टैक्सी करनी है जो आपको सारी रीडिंग नोट ना करे, बाहर वाली टैक्सी करनी है जिसके बारे में कोई पता ना चले। हर कुछ सीक्रेट रखा जाता था और इसी सीक्रेसी में वो बढ़ती है और उसको पैसे मिलते हैं। कई बार वो कहती है कि मेरा दिल करता था कि मैं इसको छोड़ दूं और मैंने छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जब मैं घर आती थी तो घर में वही गरीबी, माँ जो है कोई काम नहीं करती, ड्रिंक करती है, सिगरेट पीती है, उसके खर्चे हैं और उसको बार बार मैक्सवेल के पास जाना पड़ता है क्योंकि उसको आसानी से यहाँ पे पैसे मिल जाते थे। लेसिर्दा मैरीना का यही जो सारा वृतांत है, ये उसने बीबीसी में भी और बड़ी इंटरव्यूज में भी उसने इस सारी वृतांत को सुनाया। ये सबसे छोटी महिला थी जो बच्चे के तौर पे एप्स्टीन ने एक्सप्लॉइट की। फिर उसको उसने बाध्य किया कि वो और लड़कियों को, अपनी फ्रेंड्स को उसके पास लेके आए और वो लेके गई भी और उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे। ये सारा कार्य उसने पैसे के लिए किया, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद हम दूसरा केस ले रहे हैं, वो है हैले रॉबसन का। हैले रॉबसन की भी स्टोरी उसी प्रकार है। इसकी भी अगर आप इंटरव्यू देखेंगे बीबीसी में तो आपको पता चलेगा कि ये भी फैमिली से ही मोलेस्टेशन की इसकी शुरुआत होती है। छोटी उम्र में ही ये घर से बड़ी तंग आ गई है। इसने कई कार्य किए, कभी वेट्रेस रही, कभी डांसर रही, कभी मॉडलिंग भी इसने की, बैकग्राउंड मॉडलिंग में भी कार्य किया, लेकिन कहीं भी इनको पैसे अच्छे नहीं मिलते थे। और एक बार इसकी मुलाकात मैक्सवेल से हो जाती है। मैक्सवेल उसी प्रकार इसको पैसे ऑफर करती है, 2002-3 की बात है। उसको पैसे ऑफर करती है और उसको कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मसाज करना सिखाऊंगी, ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और तुम्हारी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से होगी। और इस प्रकार ये मैक्सवेल के चुगल में फंस जाती है और मैक्सवेल इसे अपने मेंशन में ले जाती। कहती पाम बीच मेंशन, जब मैं वहां पहली बार गई तो मेरे को तो यूं लगा कि एप्स्टीन जो है ये कोई नासा का व्यक्ति है। मतलब वो बीच से ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ का हो ना, किसी दूसरी दुनिया में वो पहुंच गई है। इतने बड़े घर में इतने बड़े बड़े कमरे, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें जिन पे ब्लैक एंड व्हाइट न्यूड लड़कियों की पेंटिंग्स हुई हुई थी। और इसके अलावा जिस मसाज रूम में उसे लेके गए उसकी छत पे भी चित्रकारी हुई थी और आसपास भी पेंटिंग्स बनी हुई थी। She was very much influenced and awed by that atmosphere। और जब उसको पेश किया जाता है एप्स्टीन के आगे, वो एप्स्टीन को देख के घबरा जाती है और उसने बड़ी रेजिस्ट करने की कोशिश की। उसके उस समय उसकी उम्र 16 साल की थी
और वो ये नहीं कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं कर चुकी थी, उसकी मोलेस्टेशन भी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसके लिए तैयार नहीं थी। और एप्स्टीन अपनी जगह आप जानते ही हैं, वो बड़ा मैनिपुलेटर था। लिखती है, वो बताती है कि ही वॉज ए ग्रेट मैनिपुलेटर, वो उसे गुड गर्ल कह के बताता था। उसकी आदत थी कि वो लड़कियों के बीच में कंपटीशन सा क्रिएट कर देता था, वो बहुत अच्छी है, तुम श्रद्धा को मिले हो, शी इज वेरी नाइस, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी अच्छी बनो। एक ऐसी कंपटीशन की स्पिरिट भर देता था, क्योंकि तुम ज्यादा कमाओगी, तुम ऐसा करोगी। जहाज में जाना, टैक्सीज में जाना, होटल्स में जाना, मेंशन में रहना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, ये एक ऐसी चीज थी जो वो कभी सपने में सोच सकती थी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन यहां पर उनको एक्सपीरियंस हो रहा था। बड़ी जल्दी वो भी एप्स्टीन के जाल में फंस गई। और वो बताती है कि किस प्रकार जब वो घर आया करती थी, तो घर में एक दो बार उसने छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन घर में जब आना तो यही झगड़ा, पैसा नहीं है, रोटी कहां से खाएंगे, तुम यहां पे क्या कर रहे हो, कुछ कमा के लाओ। और वो कमाने के लिए चल देती। और यही कारण था, ना चाहते हुए भी उनको इस काम में संलिप्त होना पड़ता था। ये थी एप्स्टीन के साथ इन दो लड़कियों की व्यथा। अब मैं तीसरी के बारे में बात करने जा रहा हूं, वर्जिना, जिसने नॉवल लिखा नोबडीज गर्ल। ये इसकी बायोग्राफिकल स्केच था, जिसमें इसने एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों, बड़े घरानों में कैसे वो उसे लेके गया, कैसे वो प्रिंस एंड्रयू से मिली। और जब वो जाना था तो एप्स्टीन ने कहा कि तुम तो सिंड्रेला हो, तुम्हें तो आज प्रिंस लेने आ रहा है। एंड हाउ शी वेंट ओवर देयर एंड हाउ शी वाज सर्व टू देम। और उसे ऐसे लगता था जैसे मेरा जिस्म ना हो, एक वस्तु के तौर पे कभी एक को कभी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा हो। यही वो लड़की थी ग्यूफायर, जिसकी राइटिंग ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। और इसकी किताब नोबडीज गर्ल बड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन अफसोस इसने 2025 में सुइसाइड कर लिया। ये भी मैक्सवेल को मिली थी, और मैक्सवेल इसको बहला फुसला के एप्स्टीन के पास ले जाती है। इसने एप्स्टीन को शुरू में बड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन धीरे धीरे वो उसके जाल में फंस गई। और इस प्रकार फंसी कि उसके चुंगल से निकलना चाहते हुए भी ना निकल सकी। इसने 2-3 बार ट्राई भी किया, लेकिन फिर आर्थिक तंगी जो थी इनको दोबारा इनके पास ले आया। फिर जब ये काफी बड़ी होगी, जब तो मैक्सवेल और एप्स्टीन कहने लग पड़े कि अब तो तू बड़ी हो गई है, तू लड़कियां हमें ला कर दे। इसने काफी लड़कियां ला के दी, इसको नंबर याद नहीं था कि कितनी, लेकिन कहती है कि 10-12 से अधिक लड़कियां इसने इनको ला के दी। और उसके बाद ये एक बार इसको थाईलैंड ले गए। ये चाहते थे कि थाईलैंड में जाकर तू मसाज करने की टेक्निक सीख, और उसके बाद हम तेरे को अपने साथ इसको अपॉइंट करेंगे। वहां पे इसकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियन जेंटलमैन से हुई, जिसके साथ इसे इश्क हो गया, और इसने वहीं पे उसके साथ शादी कर ली और उसी के साथ रहने ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसको जब एप्स्टीन के बारे में इसने अपनी जो किताब लिखी नोबडीज गर्ल, तब 2018 में जब एप्स्टीन के खिलाफ केस चल रहा था, तो FBI वालों ने इसको अप्रोच किया। तब इसकी फैमिली में कुछ अनबन शुरू हो गई, क्योंकि तब तक इसके 3 बच्चे हो चुके थे। इसका हस्बैंड, जिसके बारे में इसने अपने बायोग्राफिकल स्केच में बड़ी तारीफ लिखी है, बाद में पता चला जब इसने सुइसाइड लिखा तो अपनी फ्रेंड को बताया कि किस प्रकार ये इसको प्रताड़ित किया करता था, मारता था, वायलेंस किया करता था। 2015 में भी इसके हस्बैंड को पकड़ा गया था, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। खैर, एनी हाउ, इन द एंड शी कमिटेड सुइसाइड, but she was the first girl to bring it in writing against Epstein, and she stood against him. And उसी के कारण बहुत सी जो बाकी लड़कियां थी, खासतौर पे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, रॉबसन और लासरता, उन्होंने बताया कि कैसे वो उसके कारण, उसकी परसुएशन के कारण आगे आ सकी, अदरवाइज तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मी टू का भी यही केस था। हम मी टू में भी देखते हैं कि जब मी टू की शुरुआत होती है तो बहुत सारी लड़कियां, कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले का केस खोल के बैठ जाती हैं। और खासतौर फिल्म इंडस्ट्री हमारी सबसे ज्यादा हिट थी, जहां पे बहुत सारी लड़कियों ने फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे इस प्रकार के कारनामे, जिसमें जबरदस्ती जो डायरेक्टर या जो भी करते हैं, उनके बारे में जग जाहिर बात की थी। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात को समझाने के लिए आपसे कर रहा हूं। दोस्तों, सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन
ये इस दुनिया का सबसे पुराना धंधा है। इसमें बहुत से लोग संलिप्त रहते हैं। लड़कियां अपनी मर्जी से तो इस धंधे में प्रवेश नहीं करती, लेकिन मजबूरी और समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति, दलाल, जो अपनी कमाई के लिए इनको कमोडिटी बनाकर बेचते हैं और इसका मिसयूज करते हैं। यहाँ पे एप्स्टीन फाइल की मैं एक बात छोटी सी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एप्स्टीन की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एप्स्टीन ने कहा था, वुमेन्स आर जस्ट लाइक कमोडिटीज टू बी यूज्ड एंड डिस्कार्डेड, बेटर यू कैच देम यंग। वो सीधा इशारा कर रहा है कि छोटी लड़की 13 साल की, 14 साल की लड़की को पकड़ लो और उसे अपने लिए एक्सप्लॉइट करो। ये जो धंधा है ये बहुत पुराना है। इससे अगर हम देखें तो बहुत से, आज ये कोई एप्स्टीन कोई नया केस थोड़ी है। भारत में देखोगे तो कितने ही एप्स्टीन केस है। हमारे बाबा साधु कई लोग इसमें संलिप्त रहे। अभी हाल ही में कैप्टन अशोक खरात, जो रिसेंटली केस अभी महाराष्ट्र में खुला, नासिक का रहने वाला कैप्टन अशोक, जिसने बहुत सी लड़कियों के साथ संभोग बनाया, और वो बोल रहा है कि मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी की, लेकिन वो डरा धमका के, उनके साथ जादू टोना का डरावा देके, तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसी बातें करके, इवन नशीली दवाएं खिलाकर जबरदस्ती उनके साथ संभोग बनाता था और फिर उनकी फिल्में रिकॉर्ड करके उनके ब्लैकमेल किया करता था। ये जबरी नहीं है, ये वो अपनी मर्जी से ही लड़कियां आ रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एप्स्टीन फाइल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए नोट करने के लिए ये है कि अमेरिका इतना इन्फ्लुएंशियल और इतना मॉडर्न और डेवलप्ड नेशन, जहां पर हर वक्त कहते हैं अपराधी जो है वो बच के नहीं निकल सकता, वहां पर भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास पैसा है और इन्फ्लुएंस है। वो जैसा भी क्राइम करे उससे बच के निकल सकते हैं। अगर देखा जाए तो एप्स्टीन को सजा क्या होती है? इधर जुलाई में वो पकड़ा जाता है, 10 अगस्त को वो आत्महत्या कर लेता है। सजा तो भुगत रही है मैक्सवेल। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बताता है कि जहां पर भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हैं, वो जैसे भी कार्य करते हैं, चाहे हमारे बाबे हों, चाहे ये धार्मिक नेता हों, ये बड़े से राजनीतिक नेता भी हैं, पैसे वाले भी हैं, जो अपने पैसे के साथ अपने क्राइम को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमें यहां से, इस सारे एपिसोड से, ये जो हम एप्स्टीन फाइल्स का इतना पुलंदा इकट्ठा करते हैं, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों की तो कोशिश यही थी कि इसमें ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट निकाली जाए और ट्रंप को, उसको कहा जाए कि वो अपनी पदवी से इस्तीफा दे, लेकिन ऐसा तो कुछ साबित हो नहीं सका। लेकिन कोशिश सारों की यही थी। मैं आज इसको खत्म करने से पहले, इन लड़कियों द्वारा, सभी बाद में मैरिज करती हैं और सभी के बच्चे होते हैं, और वो क्या कहती हैं और क्या सीख देने के लिए कहती हैं, इस सारे एपिसोड में हमें सीख क्या मिलती है। नंबर 1, ये जो मरीना थी लासिरदा की पेरेंटल निग्लेक्ट जो है, वही जो लड़कियों को है वो इस धंधे में ढकेलती है। ये तो हमें मानना ही होगा कि पेरेंट्स की जो अनदेखी है अपने बच्चों की तरफ, या उनकी मजबूरियां हैं, हम कह सकते हैं उनकी गरीबी है, वो गरीबी की इतनी रेखा में उलझे होते हैं कि उनको अपने खाने के लाले पड़े होते हैं, बच्चों को लालन पालन और उनको किस प्रकार उनकी जरूरतों को पूरा करना है, इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। और जो बात हेली रॉबसन ने कही कि मैंने अपनी लड़की को ये समझाने की कोशिश की, यू शुड लर्न, यू शुड नो व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक इन आवर सोसाइटी आल्सो वी मस्ट टीच आवर डॉटर, आवर गर्ल्स, that what is a good touch and what is a bad touch, because that is such an adolescent age that child does not know whether they are making love or they are trying to molest them. अपनी बेटियों की डिजिटल लाइफ, मोबाइल, इसके ऊपर चेक रखो, क्योंकि ये बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हम सब जानते हैं कि मोबाइल इजी एक्सेस है towards blue films and other dirty things which should be avoided at that tender age, and that age is such an age जब छोटी सी ऐसी घटना या कोई ऐसी पिक्चर हम देख लेते हैं तो इसका इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग पे बड़ी देर तक रहता है और हमें ठीक सोच करने भी नहीं दे।
और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। एक बात और रॉबसन ने कही, मॉनिटर योर डॉटर्स मूवमेंट। ये बात वर्जीना ग्यूफर ने भी कही कि मॉनिटर योर डॉटर्स मूवमेंट, किसके साथ जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कौन है, एंड आल्सो कीप ए चेक वेदर दोज रिलेटिव्स, even your friends, even your close associate, you should keep a check on them, because they can be the main vultures, those who can spoil the life of your child. Especially girls, they need to be checked and monitored by you, because vultures are all around in the society. Try to be friendly with your children. Try to win their confidence so that they are very open and they can openly discuss what has happened. Do ask them, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, ताकि वो जब घर आए तो वो बताए मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ऐसा. Many a times we try to avoid it, but these ladies, they suggested, this was their suggestion as Gufire, that you must ask your child, that try to win the confidence of your girl so that she can open up her mind to you. She should not keep secret to herself, because many a times if she is being molested or she is being touched, or if she is being molested, she will not tell you out of fear. You should try to encourage her to speak the truth, so that at the early stage you are able to cover it. ये हमने देखा भी है और ये हमारी रीडिंग भी है, डाटास भी यही शो करते हैं. मैक्सिमम मोलेस्टेशन जो है वो फैमिलीज में ही होती है, और अपने क्लोज रिलेटेड एसोसिएट्स वही होते हैं जो इसमें संलिप्त होते हैं. तो यही बात जो है हमें सीखने की है एज ए पेरेंट, दैट वी शुड चेक अवर डॉटर्स, देयर मूवमेंट्स, एंड ट्राई टू विन देयर कॉन्फिडेंस. सो एनीथिंग सच थिंग्स लाइक हैपन्स, दे शुड कन्फाइड इन. One very important thing to be noticed and taken care of is that if your child falls into such crisis, suppose खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई वारदात हो जाती है या घटना घट जाती है उसके साथ, और ऐसे समय में उसका साथ देना है, उसके साथ खड़े होना है, उसको झिड़कियां नहीं देनी, जो हमने मेरीना के केस में देखा था, जो फर्स्ट केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. वो रिपोर्ट करती है, पुलिस आती है, तो पेरेंट्स ही उसकी सपोर्ट नहीं करते, वो उसी को मुजरिम ठहरा देते हैं. एट दैट टाइम योर चाइल्ड नीड योर सिंपैथी, योर हेल्प मोर देन एनीथिंग एल्स. और ये हमने बेटियों की जब शादी हो जाती है, मैं वैसे ही हट के बात कर रहा हूँ, जब बेटियों की हम शादी कर देते तो हम सोचते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया और अब उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे जिए. और अगर उसको उस घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आती है, तो हम कह देते हैं भाई नो नो नो, इट इज नाउ योर प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट. नतीजा क्या होता है, वो बेटी जो है वो घुट घुट के मर जाती है. वो हमारे पास डर के मारे आती नहीं, पता नहीं हम कैसा रिएक्ट करेंगे. तो हमें ये सबक लेना होगा. आज का ये जो एपिसोड है, मैं जानता हूं कि हर कोई यही सोचता है क्या हुआ, सेक्स में क्या था, कैसे था. मेरा मकसद सिर्फ आपसे इतना था कि हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इसमें क्या हम सीख सकते हैं और कैसे हम इसको अपने बच्चों को इनमें से बचा सकते हैं. समाज तो बुरा है ही है, एक घर ही प्रोटेक्टिव है, और यहाँ पे जो घर वाले हैं वही वल्चर साबित हो रहे हैं. तो फिर जाना बच्चे ने कहा है, सिर्फ एक आवाज है उसकी, जिसको हमें सुनना होगा, उसका दर्द समझना होगा, और उस दर्द को सुनते हुए जब वक्त आए तो उसका हाथ पकड़ना होगा. वो चाहे उस समय 30 साल की भी हुई, तो ये ना सोचना कि ये 30 साल का हाथ है, यही सोचना ये नन्ही गुड़िया का हाथ है जो कभी 5 साल की थी और आज भी बड़ी नहीं हुई. उसी तरह छोटी सी गुड़िया है और इसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है. जब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा, अगर मैं ही पिता होके उसकी सहायता के लिए नहीं आऊंगा, तो समाज क्या आएगा, दुनिया क्या कहेगी. थैंक यू सो मच.